I hope that you will be happy and quite well. Now we study about reproductive health. In last video, you have studied the population, or you have studied the population, and now we study about sex transmitted disease and infertility problems. देखिए, आप ध्यान दीजिए ज़रा थोड़ा, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ इसमें आनंद कम आ रहा है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन चूँकि सिलेबस में है इसलिए पढ़ाना है। बहुत ज़्यादा इसमें से आता भी नहीं है, आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फिर भी आप ध्यान दे रहे, न मालूम कौन सी चीज़ आ जाए तो आप इसको ध्यान देंगे। तो ये है आपकी सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि एसटीडीज़। जो बीमारियां या जो भी डिजीज़ सेक्स के माध्यम से होती हैं, यानी कि कॉपुलेशन के या कोइटिस के माध्यम से होती हैं, वो सभी सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहलाती हैं। तो ऐसी कई बीमारियां हैं, उनके बारे में आज आप समझेंगे कौन कौन सी सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, गोनोरिया। आप गोनोरिया का ध्यान देंगे। गोनोरिया, ये जो बीमारी है गोनोरिया, ये इसका बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इसका जो बैक्टीरिया होता है वो निसेरिया गोनोरी, उसको बोलते हैं हम निसेरिया गोनोरी। तो निसेरिया गोनोरी के कारण ये रोग फैलता है। विशेष तौर से ये जो रोग फैलेगा वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है अधिकांशतः उसके द्वारा फैलता है। ये रोग कभी भी वैसे स्पर्श से या पास बैठने उठने से उससे नहीं फैलता, केवल यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तभी इस रोग के फैलने के चांसेस होते हैं। तो ये ऐसा रोग है, इसमें जो जगह जगह जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं उनमें छोटे छोटे घाव से हो जाते, पहले दाने से होते हैं, खुजलाहट होती है और उसके बाद दाने फूट जाते हैं, उनसे एक तरल सा निकलता है, तरल होता है ऐसा निकलता है और ये बढ़ती जाती है, रोग दाने बढ़ते जाते हैं। तो मैंने बताया किसके द्वारा है, नेसरिया गोनोरी जो बैक्टीरिया है, जो एक जीव है, उसके द्वारा ये फैलता है। दूसरा रोग होता है सिफिलिस। सिफिलिस, तो ये जो सिफिलिस रोग है ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, यानी कि सेक्स के द्वारा ही होता है। तो इसका जो बैक्टीरिया, इसका जो जीव है उसका नाम होता है ट्रिपनोसोमा पैलिडम। ट्रिपनोसोमा पैलिडम के द्वारा ये रोग होता है। तो एक छोटा सा जीव होता है, एक कोष का जीव है, उसका नाम है ट्रिपनोसोमा पैलिडम।
तो ट्रिपनोसोमा पैलिडम सिफिलिस रोग को करता है। सिफिलिस रोग में जो, अब देखो इनके ये लक्षण, ये वाला रोग हो या ये वाला रोग हो, ये ज़्यादातर सेक्स ऑर्गन्स में होते हैं। मेल में जो हमारे मेल जेनिटेलिया है, तो ये ज़्यादातर दिखाई देगा या तो पेनिस पर, या फिर दिखाई देगा पेनिस के अलावा दूसरा पार्ट है जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम पर दिखाई देता है। पेनिस और स्क्रोटम पर ये दिखाई देता है। फीमेल में वेजाइना में दिखाई देगा। ऐसे ये जो रोग हैं ये होमोसेक्स से अधिक होते हैं, होमोसेक्स से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि होमोसेक्स से होने वाले लोग हैं, तो ये भाई ऐसे रोग थ्रॉट्स, गले में भी होगा, वेजाइना में होता ही है, पेनिस पे होता है, और ये रोग रेक्टम में भी होता है। मतलब कई जगह हुआ रेक्टम, इसके लक्षण रेक्टम में प्रकट होंगे, वेजाइना में प्रकट होंगे, या थ्रॉट्स में प्रकट होंगे। जो माउथ की म्यूकोसा है उसमें भी दिखाई देगा, कभी कभी आंखों में भी दिखाई देता है। और क्योंकि होता है इस तरह से, तो ये रोग कहलाएगा आपका सिफिलिस। अब इन लोगों में ये होता है कि ये रोग जो महिला होती है, फीमेल जो होती है, उसमें इसके लक्षण इनके बहुत कम प्रकट होते हैं, थोड़े प्रकट होते हैं, देर से इनके लक्षण प्रकट होते हैं या दिखाई नहीं देते। तो पता नहीं चलता कि उसमें रोग है या नहीं है। होता है रोग, लेकिन लक्षण देर से प्रकट होते हैं। पुरुषों में इसके लक्षण जल्दी प्रकट हो जाते हैं। तो ये आपका इस तरह से दो रोग ये हुए। आगे क्लेमाइडियस, क्लेमाइडियसिस, ये भी इसी तरह का रोग है। क्लेमाइडियस जो रोग है ये भी इस प्रकार का, ये भी सेक्स डिजीज से होने वाला है। तो इनके बारे में 5-6 रोग हैं, उनका आप 6-7 रोग हैं, उनका ध्यान दे लें। वो कौन कौन से हैं? एक इनमें होता है जेनाइटल हर्पीज। जो इनमें जो ज़्यादा भयानक रोग हैं वो हैं जेनाइटल हर्पीज। जेनिटल हर्पीज, एड्स, और हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी एंड सी। ये जो 3 रोग हैं, ये 3 रोग ऐसे हैं जो केवल सेक्सुअल ट्रांसमिशन द्वारा होते हैं। यानी कि यदि हम या कोई भी व्यक्ति क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तभी ये रोग होते हैं, अदरवाइज ये रोग नहीं होते। लेकिन इनका एक बात है, ये बड़े भयंकर रोग हैं तीनों ही रोग। ये कभी भी ठीक होने की संभावना है बहुत कम। एड्स तो ठीक होता ही नहीं है। ये हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटाइटिस ए तो ठीक हो जाता है दवाइयों से, लेकिन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है वो होता है हेपेटाइटिस सी। तो ये रोग ये ऐसे रोग हैं जिनका अभी तक इलाज संभव नहीं है। तो इनके लिए अब क्या हो सकता है इनका बचाव में? इनका बचाव ये हो सकता है कि सबसे पहली बात कि किसी के साथ जो अननोन व्यक्ति है, अननोन कोई भी फीमेल हो या होमोसेक्स में मेल हो, तो उनके साथ कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसी के द्वारा फैलते हैं या इन्फेक्टेड नीडल से फैलते हैं, ब्लड ट्रांसमिशन से फैलते हैं।
और माता से संतान में चले जाते हैं। तो ये तीनों रोग ऐसे हुए कि इनका इलाज संभव अभी तक नहीं हुआ। इसमें जाइडोबुटाइन दवाई थोड़ा सा कुछ राहत देती है लेकिन ठीक नहीं करती है। इस तरह से एक होता है जेनाइटल वर्ड्स, ये भी सेक्सुअल डिजीज है। तो इस तरह से ये अनेक रोग इसके द्वारा सेक्सुअल रोग होते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो मैंने आपको बताया ये सब रोग सेक्स, ध्यान है कि इनको ठीक नहीं होते हैं, तो इसलिए अननोन व्यक्ति के साथ सेक्स ना करें, उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो। और यदि रोग हो जाता है किसी फिर भी तो उसमें हिचकिचाहट ना हो, तुरंत उसको चिकित्सक को दिखाएं, बतलाएं उसके बारे में प्रॉब्लम और चिकित्सक को दिखाएं। तो हो सकता है कि प्राइमरी स्टेज में ये जो रोग हैं, यदि प्राइमरी स्टेज में इनका पता चल जाता है तो इलाज से ये ठीक हो जाते हैं। जब विकट रूप ले लेते हैं तो फिर इलाज से भी ठीक नहीं होते, लेकिन प्राइमरी स्टेज में पता चल जाए तो ठीक हो जाएंगे। ये पहले रोग ये भी ठीक हो जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं होते, तो तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए, कोई हिचकिचाहट नहीं। ये रोग ज़्यादातर में हमने देखा है, सर्वे किया, तो ये जो रोग होते हैं ये 15 से 24 साल की उम्र में ज़्यादा मिलते हैं। 15 साल से 24 साल की उम्र में ज़्यादा मिलते हैं। क्यों ऐसा होता है कि इस समय लोगों को जानकारी तो इतनी होती नहीं है और उल्टे सीधे काम कर बैठते हैं। ऐसे में यानी कि सेक्सुअल संबंध बना लेते हैं, ऐसे में ये रोग होने के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर हिचकिचाहट में बताते नहीं हैं तो रोग बढ़ता जाता है और स्थिति बिगड़ती जाती है। तो ये ध्यान दें। तो ये आपकी क्या थी, सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज। अब हम आगे लेते हैं इनफर्टिलिटी। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को आप देखिए, इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट आएगा, उस पर आपको ध्यान देना है। इनफर्टिलिटी क्या है, क्यों होती है? इनफर्टिलिटी का मतलब है कि संतान उत्पन्न नहीं होना, कुछ जिन कारणों से संतान उत्पन्न नहीं होती उसे बोलते हैं हम इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी है कि हमारे अंगों में जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं उनमें या तो सेल्स नहीं बनती या फिर हार्मोन्स ठीक से डेवलप नहीं होते। अंगों की रचना खराब है, या तो जनरेटिव सेल्स नहीं बनेंगी, स्पर्म ओवम उनका ठीक से विकास नहीं होगा, अदरवाइज क्या होगा कि उनमें हार्मोन्स ठीक से डेवलप नहीं होंगे, इसलिए ये इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो इनफर्टिलिटी में दोनों में इनफर्टिलिटी हो सकती है, मेल में भी और फीमेल में भी हो जाती है। मेल में जो इनफर्टिलिटी है वो या तो जो स्पर्म होते हैं सीमन में उनका नंबर ऑफ स्पर्म्स कम होता है, स्पर्म की संख्या कम होती है, नंबर ऑफ स्पर्म कम है, तब भी इनफर्टिलिटी होती है। क्योंकि स्पर्म का जो नंबर है वो पर ml जो होना चाहिए वो 2 से 3 करोड़ ये होना चाहिए। इसका है 3 ml में ये 7 करोड़ होने चाहिए। इनकी संख्या 3 ml सीमन में 7 करोड़ होनी चाहिए। तो ये इससे कम बनते हैं, उतने स्पर्म नहीं होते जो कि पूरी संख्या हो, या फिर इनकी मोटिलिटी कम होती है, यानी कि इनकी गतिशीलता या इनका जो साइज है वो साइज ठीक नहीं होता। साइज या तो इनका कम रह जाता है, छोटा रह जाता है, या फिर इनमें एनर्जी कम होती है, ठीक से गति ना कर पाए। तो इन स्थितियों में भी क्या होता है, इनफर्टिलिटी मेल में हो जाती है। तो ये मेल की इनफर्टिलिटी है।
या कभी ऐसा होता है मेल जो होता है वो सेक्स करने में यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में नाकामयाब होता है, तब भी उसको भी हम इनफर्टिलिटी मानते हैं। ऐसी भी स्थिति होती है। फीमेल में भी इनफर्टिलिटी होती है। फीमेल में इनफर्टिलिटी यह है कि ओवम ठीक से विकसित नहीं होते, मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ा जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से नहीं होती, या ओवम का विकास डेवलपमेंट ठीक प्रकार नहीं होता, टाइम पर नहीं होता, इसलिए इनफर्टिलिटी। या फिर उनका जो यूटेरस है वो यूटेरस इस योग्य नहीं होता कि उसमें जो एम्ब्रियो है उसका वो इम्प्लांट हो सके या उसका आगे का डेवलपमेंट हो सके। ऐसी स्थिति में भी वुमेन में क्या हो जाती है, इनफर्टिलिटी होती है। या फिर हार्मोन्स जो हैं, हार्मोन्स का जो लेवल है, हार्मोन्स की मात्रा है वो डिसबैलेंस हो जाती है, ठीक मात्रा में हार्मोन नहीं निकलते, इस कारण से भी क्या होती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। लेकिन आज हमारे समाज में दोष केवल किसको दिया जाता है, महिलाओं को। ये गलत है, ये धारणा गलत है, क्योंकि इनफर्टिलिटी तो दोनों में हो सकती है, मेल में भी और फीमेल में भी। तो फीमेल को ही दोष देने की आवश्यकता क्या है, हो सकता है कि मेल की इनफर्टिलिटी हो। अब इस इनफर्टिलिटी से थोड़ा समस्याओं का जो समस्या बनती है संतान उत्पन्न होने की, उसके कुछ समाधान मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो इसके निराकरण हैं, कैसे इसका निराकरण करते हैं। इसी बीच में मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको एमटीपी। तो एमटीपी की बात बता देता हूँ थोड़ा सा। एमटीपी होता है मेडिकल यानी कि जिसको हम बोलते हैं एक तौर से एबॉर्शन, ये होता है एमटीपी, यानी कि इसका नाम है मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका नाम होता है मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का चिकित्सीय समाधान। तो एमटीपी ये शौक नहीं है, ये एमटीपी कुछ विशेष कारणों से कराई जाती है। एमटीपी कराई जाती है या तो जो एम्ब्रियो विकसित हो रहा है वो प्रॉपर ना हो, उसमें कोई ऐसी डिजीज़ हो जो ठीक ना हो सके, उसके डिजीज़ कोई बीमारियां जो ठीक ना हो, ऐसी स्थिति में एमटीपी कराया जाता है। या बलात्कार की स्थिति में एमटीपी कराया जाता है, जो रेप की कंडीशन होती है उसमें एमटीपी कराया जाता है। तो ये कंडीशन, या फिर संतान में गैप ज़्यादा देना हो तब भी एमटीपी कराया जाता है। वैसे एमटीपी पर प्रतिबंध है, क्योंकि कुछ लोग पहले एमनियोसेंटेसिस करा लेते हैं, उसमें सेक्स बालक का डेवलप हो रहा एम्ब्रियो है उसके सेक्स का पता चल जाता है, तो लड़की होने के चक्कर में उसका एमटीपी कराते हैं। वो गलत है, जो हमारे समाज के लिए एक कलंक है, कानूनी अपराध भी है। हाँ, मैं बताया कि ये यदि कोई भयंकर रोग है संतान में तो एमटीपी करा देना चाहिए, जैसे कोई सिंड्रोम हो या उसका डेवलपमेंट ही ठीक से ना हो रहा हो, अब ठीक प्रकार डेवलपमेंट नहीं होता, तब भी उसका एमटीपी ठीक है। एमटीपी जो करा देनी चाहिए वो लगभग 2 महीने के अंदर अंदर एमटीपी करा लेना ठीक है। उसके बाद एमटीपी कराई जाती है तो उसमें कठिनाई होती है। एमटीपी बहुत कम समय के अंदर ही ठीक होती है। अधिकतम 12 वीक में एमटीपी हो जानी चाहिए, उसके बाद एमटीपी नहीं करानी चाहिए, वो ख़तरनाक होती है। अब मैं बताया कि इसके जो इनफर्टिलिटी के निराकरण है, क्योंकि संतान नहीं हो रही, इनफर्टिलिटी कारण क्या होता है, संतान नहीं होती। उन संतानों को प्राप्त करने के लिए कुछ साधन हैं। एक तो है इन विवो,
और एक होता है इन विट्रो। इन विवो और इन विट्रो। इन विवो में ये होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन ये लिविंग अवस्था में होता है, कि जीव के अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फीमेल के अंदर होगा और वहाँ इसका डेवलपमेंट होता रहेगा। लेकिन इन विट्रो में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडीज के बाहर होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, तो टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो टेक्निक है। तो इन विट्रो टेक्निक में कई तरह से होती है इन विट्रो टेक्निक, उसका हम ध्यान दें किस किस तरह से ये इन विट्रो टेक्निक होती है। एक तो होता है इसमें और क्यों कराई जाती है इसके यहाँ चांस है। एक तो होता है इसमें ZIFT GIFT ट्रांसफर। तो पहले इनको समझ लें, GIFT ZIFT ये क्या होते हैं? GIFT होता है इंट्रा गैमीट इंट्रा फर्टिलाइजेशन। अच्छा, गैमीट इंट्रा GIFT कहलाएगा गैमीट इंट्रा फर्टिलाइजेशन। गैमीट इंट्रा फर्टिलाइजेशन इन गैमीट इंट्रा फर्टिलाइजेशन इन फैलोपियन ट्यूब में होगा ये। तो गैमीट, यदि गैमीट का ट्रांसफ़र कराया जाता है, यानी कि गैमीट का ट्रांसफ़र कराते हैं, तो गैमीट के ट्रांसफ़र में ये होता है कि कुछ महिलाओं में गैमीट का विकास ठीक से नहीं होता। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं उनमें ओवम ठीक से विकसित नहीं होते, ओवरी ठीक काम कर नहीं कर रही है, तो उसमें गैमीट नहीं बन रहा ठीक से, तो उसके गैमीट को बाहर ले लिया जाता है। गैमीट को बाहर लेंगे और बाहर लेने के बाद उसमें स्पर्म मिलाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फिर उसको कहाँ डाल देंगे? फैलोपियन ट्यूब में। या गैमीट को डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में, किसी अदर के गैमीट यदि उसमें नहीं बन रहा, मान लो महिला में गैमीट ठीक से नहीं बन रहा है, तो दूसरी महिला का गैमीट लेकर उसकी फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाएगा, तब भी ये हो जाता है। और मान लो उसका यूटेरस तो ठीक, उसका ये तो बन रहा है लेकिन यूटेरस ठीक काम नहीं कर रहा, तब भी इसमें ये होता है कि इसके गैमीट को लिया जाएगा और गैमीट को लेकर के फिर दूसरे के यूटेरस में फिट किया जाएगा। तो जैसे ये यूटेरस है, तो यूटेरस में या इसका फर्टिलाइजेशन इधर होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा तो यदि यहाँ पर ये ओवम विकसित होकर ठीक से नहीं आ रहा तो दूसरे किसी के ओवम को इंजेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पर, और इंजेक्ट करने से ये ओवम इसमें फिर स्पर्म पहुँचाया जाएगा, तो इसका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा। तो किसका लिया हमने? दूसरे का लिया है। तो ऐसी स्थिति में ये इंट्रागैमीट, या फिर मेल में भी ऐसा होता है, जो स्पर्म होते हैं, किसी का स्पर्म मान लो ठीक से काम नहीं कर रहा, मेल का स्पर्म ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक काउंटिंग कम है, तब फिर दूसरे मेल के स्पर्म लेकर उनको यहाँ इंजेक्ट किया जाता है।
क्योंकि ये जो स्पर्म है वो भी तो गैमीट है, तो इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, या तो ओवम ट्रांसफ़र किया जाएगा या फिर स्पर्म पहुंचाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये इसका डेवलपमेंट होगा, फिर यहाँ जाएगा। एक ये होता है गैमीट इंटरफर्टिलाइजेशन। तो ये गैमीट जो होता है, ये जायगॉट का जब करते हैं हम, यदि ठीक से जायगॉट ना बन रहा हो, ये फैलोपियन ट्यूब ठीक काम नहीं कर रही, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो दोनों चीज़ को बाहर लेते हैं और उनका टेस्ट ट्यूब में वही वातावरण बना देते हैं जैसा वातावरण बॉडी के अंदर होता है। उसका जब जायगॉट बन जाता है तो जायगॉट को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये जायगॉट का ट्रांसफ़र जो इसमें फैलोपियन ट्यूब में करते हैं, तो जायगॉट का ट्रांसफ़र होता है 8 सेल स्टेज में या 16 सेल स्टेज में। यदि ये 8 सेल स्टेज में ट्रांसफ़र है तब तो ये फैलोपियन ट्यूब में किया जाएगा, और यदि 16 सेल का स्टेज आ गई है तो इसका जो ट्रांसफ़र किया जाएगा वो यूटेरस में किया जाएगा। फिर इसका ट्रांसफ़र इसमें फैलोपियन ट्यूब में नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आएगा कहाँ पर, ये यूटेरस में ट्रांसफ़र होगा। तो ये बताया कि ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस तरह से ये एक जो बच्चे उत्पन्न करने वाली समस्या है, उनको संतानें उत्पन्न हो सकती हैं। एक और आता है, यदि किसी महिला का यूटेरस ही काम नहीं कर रहा भाई, तब क्या करें? ऐसी स्थिति में सरोगेट मदर का उपयोग किया जाता है। सरोगेट मदर क्या होती हैं? सरोगेट मदर वो होती हैं जो किराए पर बच्चे को अपने गर्भ में पालती हैं। यानी कि वो तो अपने माँ बाप का ही होगा बच्चा, तो जो जायगॉट बना है वो तो उसके माँ बाप का ही है। लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसा करने से बचती हैं या किसी कारण से उनका यूटेरस काम नहीं कर रहा होता है, तब क्या किया जाए? जब यूटेरस काम ना कर रहा हो तब ऐसी स्थिति में सरोगेट मदर का उपयोग किया जाता है। तो सरोगेट मदर किराए पर बहुत सी महिलाएं ये काम करती हैं कि अपने गर्भ में दूसरे के बच्चे का पालन करती हैं। जब ये दूसरे के बच्चे का पालन करती है तो वो मदर कहलाती है सरोगेट मदर, और उसका वो अपना किराया ले लेती है, उसका पैसा ले लेती है, और बच्चा उसको फिर जिनका बच्चा है उनको दे देता है। क्योंकि बच्चा किनका है? बच्चा उन्हीं का है जिनके स्पर्म और ओवम है। उसने तो केवल अपनी गोद में इसको पालन पोषण किया है, तो ये कहलाती हैं सरोगेट मदर। तो इस तरह से भी क्या होता है, बच्चे का यानी कि संतान की प्राप्ति हो जाती है। और इतने पर भी यदि नहीं होता तो हमारे देश में एक प्रावधान है कि हम बच्चे को गोद ले सकते हैं। गोद ले सकते हैं तो वो बच्चा भी, क्योंकि पालन पोषण जो करता है बच्चा उसी के माहौल में उसी के पास रहता है, उसी को माता पिता मानता है। क्योंकि ये पहले से हमारे देश में चला आया है। जैसे कि आपने भगवान कृष्ण के बारे में सुना होगा। कृष्ण का जन्म तो हुआ था देवकी और नंद से, लेकिन उनका पालन किसने किया? देवकी और वसुदेव से इनका जन्म हुआ था। कृष्ण का देवकी वसुदेव माँ बाप थे, उनके उससे बना। लेकिन जन्म के बाद इनका पालन किसने किया? नंद यशोदा ने। उन्होंने दूध पिलाया। तो अब कृष्ण तो उनको भी माँ बाप मानते थे दोनों को, नंद यशोदा को। तो ये गोद लेने वाली परंपरा भी हमारे देश में अच्छी है, तो ताकि वो भी उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है जिनको बच्चे वैसे नहीं होते। अब ये मैंने आपको एक इस तरह का यहाँ समझा दिया आज आपको, ये किस तरह से इसकी प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं। और आगे आज ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है। अब आगे हम आगे पढ़ेंगे जेनेटिक्स। तब तक के लिए धन्यवाद।